हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस प्लेटफॉर्म कैबिन पे। मैं सचिन तिवारी मौजूद हूं आपके सामने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। सर, ये क्वेश्चंस हमें क्यों करने चाहिए भैया? क्योंकि इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं बताऊं कि आपके साइंस का पेपर मैं पहले ही इस चैप्टर से लीक कर दे रहा हूं, भाई इसके क्वेश्चन आपके चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे स्कूल के मिड टर्म हो, चाहे ऐसे यूनिट टेस्ट हो, या कोई भी अगर आपका कल टेस्ट है इस चैप्टर का तब भी, या मेन बोर्ड्स का ही एग्जाम क्यों ना हो, इस 15 क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहने वाली है। तो आप अब आ जाइए मेरे साथ, शुरू करिए इन चैप्टरों का सफर, क्योंकि हम यहां पे नहीं करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस, हम यहां पे करेंगे साथ में कंसेप्ट्स क्लियर। क्यों? क्योंकि अभी आप कुछ देर पहले ही मेरे से कंसेप्ट पढ़ के आए हैं। आ जाइए फिर से हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे हम एक क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। और बेटा, आपको पता होना चाहिए कि एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है। मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि थ्योरी बेस्ड कैसे करते हैं और ट्रिक कैसे लगाते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। आइए शुरू करें बिना ज़्यादा कोई बात करें। चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बेटा जो नीचे रिएक्शंस दी गई है, आप उसके अंदर बताएंगे कि एक्स वाई और जेड क्या हो सकते हैं। सर, सबसे पहला KClO3 एक्स, KClXO2 एक्स। ठीक है। अब सर इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्स आपका गैस है, वाई आपका रिएक्शन कंडक्शन है, या और जेड क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया। मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ पे भी यही बताया गया है या ये बताया गया है। मैंने कहा ठीक है भाई, ध्यान से देखो। सर एक्स क्या होनी चाहिए? फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl। सर एक्स जो है वो फिजिकल स्टेट है KClO3 की और KCl की। ये बेटा इसका टॉपिक ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखी है कहीं, लेट्स से KClO3, या जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए बेटा आपके सामने ये रिएक्शन है, इसको अगर मैं रफ करूं, समझो। मैंने अगर बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन से ये क्वेश्चन लिया गया है, लेट्स से मैंने कहा A+B गिव्स यू C+D। A+B C+D आपको दे रहा है। बेटा रिएक्शन इंफॉर्मेटिव तब हो जाती है अगर यहाँ पे आप उसका फिजिकल स्टेट मेंशन कर दे रहे हो। अगर मैंने लेट से ये लिख दिया तो आपको पता चल रहा है कि ए जो कंपाउंड है मेरा ये गैस रहा होगा, बी जो कंपाउंड है मेरा ये एक सॉलिड रहा होगा, जिससे सी नाम का कंपाउंड फॉर्म हुआ है जो कि एक गैस है, और डी नाम का कंपाउंड फॉर्म हुआ है जो कि एक लिक्विड है। बेटा यहाँ पे ये जो मैंने एरो बनाया है, ये एरो आपको बता रहा है कि आपके रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। ये आपको बताएगा बेटा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये आपको आपकी रिएक्शन की डायरेक्शन बताएगा बेटा। ये वाली साइड आपको बताती है कि यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है ये आपका रिएक्टेंट है। क्या है बेटा? ये आपका रिएक्टेंट है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये आपका प्रोडक्ट है। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है बिल्कुल अच्छे से या नहीं, ये बताओ। अगर आ गई है तो हम देख सकते हैं सर, एक्स हमें दिख रहा है कि ये फिजिकल स्टेट है और जेड जो है वो O2 की फिजिकल स्टेट है। सर ये आपने बताया एक्स क्या है सर? फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 थी एंड KCl, और सर जेड हमारे सामने फिजिकल स्टेट ऑफ O2। अब वाई क्या है सर? रिएक्शन की कंडीशन या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो बेटा हम बिना किसी झिझक के टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को अपना सही ऑप्शन, और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, आगे अपने सिलसिले को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड। सर किस इक्वेशन के अंदर मास इज नॉट सेम, मास सेम नहीं होता है? चलिए भाई देखते हैं बेटा। अब मैंने अगर मान लो लिखी एक केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने कहा कि सॉरी, अगर बेटा मैंने लिखा जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives you zinc chloride plus hydrogen gas, हाइड्रोजन गैस। आपने कहा ठीक है सर, ये वाली बात तो समझ आ रही है। बेटा इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Zn solid plus HCl as a liquid gives you ZnCl2 as a solid substance in aqueous form, not solid, it is in aqueous form, plus H2 as a gas। बेटा आप ध्यान से समझिएगा आप
कि अब वर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं, ये जो मैंने इस रिएक्शन को वर्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है इसे कहते हैं आप वर्ड इक्वेशन। और बेटा ये स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, जो आपने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। अगर मैं अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना शुरू करूं कि सर यहां पे जिंक का एक एटम है, यहां पे जिंक का एक एटम है, यहां पे क्लोरीन का एक एटम है, पर यहां क्लोरीन के दो एटम हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहां 2 लगाया, तो एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट करा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। सर रिएक्शन की बैलेंसिंग क्यों करनी होती है, रिएक्शन की बैलेंसिंग बेटा हमें बताती है कि मास जो रिएक्टेंट की साइड है वही मास प्रोडक्ट की साइड होगा, इसीलिए बेटा जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना। तो सर ना ही ये वर्ड इक्वेशन हमें बता रही है, ना ही स्केलेटल इक्वेशन बता रही है कि हमारा मास दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। तो हम बोल सकते हैं बोथ ए एंड बी डज नॉट रिप्रेजेंट दैट द गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। हमने कहा ठीक है सर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। देखिए भाई कैसे, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू द सनलाइट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन गिव्स ग्रे कलर। सर हमें ये रिएक्शन पता है कि जो हमारे सामने सिल्वर हैलाइड होते हैं, जब हम इनको बहुत देर तक सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें देते हैं सिल्वर, और सर हैलाइड इसमें से बाहर हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है सर। जब ये रिएक्शन है बेटा, जब हमारे सामने ये रिएक्शन होती है एक बैलेंस फॉर्म में, ये वाला कलर होता है बेटा हमारा ग्रे कलर। ठीक है सर। अब ये रिएक्शन ऐसा क्यों होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और क्या बोला गया है सर, सब्लिमेशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, डीकम्पोजिशन ऑफ द क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड, या ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। सर ऑक्सीडेशन नहीं सिल्वर क्लोराइड का, ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे x का कोई अगर मैं बोलता हूँ x इज द -1, तो यहाँ पे ये आएगा बेटा आपका +1, यहाँ से सिल्वर हो जाएगा आपका 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो आप साफ समझ सकते हैं सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, तो ये वाली बात गलत है। अब पहली बात सही है, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड, यही इसका अप्रोप्रिएट रीजन है। तो आप सीधा टेक कर सकते हैं फर्स्ट इज द ओनली आंसर। मेरे हिसाब से बच्चों को क्लियर होगा, आप सबको समझ आ रहा है सर सब्लिमेशन यहाँ नहीं हो रहा है, क्लोरीन गैस का कुछ फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये रिएक्शंस कैसे मैनेज करते हैं। शायद आप लोगों को रिएक्शन आ गई हो। ये बेटा याद रख लेना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपसे सीधा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किस रिएक्शन का यूज है, तो उसका क्वेश्चन सीधा सीधा आपके पास आ सकता है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये एनसीईआरटी की छुपी हुई लाइनों में ये वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा ठीक है भाई। आ जाइए, some reactions required conditions like specific temperature, pressure etc while writing the chemical equations। मैंने कहा ठीक है, writing the chemical equation where are these conditions usually mentioned। ये रिएक्शंस बेटा, कुछ रिएक्शंस जो होते हैं ये कहाँ मेंशन होते हैं। मैंने कहा कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ए से बी पे जाना है, या मैं बोल दूं KClO3, इसका जब डीकम्पोजिशन होगा तो KClO प्लस O2 इस फॉर्म में हुआ बेटा। तो यहाँ पे आपको चाहिए होगी बहुत ज़्यादा हीट, या आपको क्या चाहिए बेटा, हीट चाहिए। आपने कहा ठीक है सर। अब ये कहाँ मेंशन करा है बेटा, मैंने एरो के ऊपर मेंशन करा है, तो आंसर इज अबव द एरो मेंशन करते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़ते हैं। WSNO2 XH2 WSN प्लस ZH2O। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैलेंस करो इस इक्वेशन को फटाफट से 2 मिनट में। भाई एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है। एज इट इज आपको क्या करना है सर, आप सिंपली लिखेंगे SNO2, ठीक है, प्लस H2, ठीक है सर, गिव्स यू क्या दे रहा है सर, SN प्लस H2O, ठीक है सर, W X Y और Z। मैंने कहा ठीक है सर। अब बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Sn का एक एटम है, मैंने कहा जी, तो यहाँ भी एक होना चाहिए, मैंने कहा जी सर। तो आप बोल सकते हैं X इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है सर। दूसरी बात देखिए बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी सर 2 टाइम्स ऑफ W होगा, मैंने कहा जी। यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सर, Z टाइम्स, यानी सर यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए सर 2 टाइम्स ऑफ W शुड बी इक्वल टू
जेड। जी सर। सर ये वाली बात भी समझ आई? मैं कहा जी। तो बेटा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आपको लिखना है W इज इक्वल्स टू वाई। जी सर। दूसरी बात देखिए बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2 हाइड्रोजन, यानी यहाँ लिखेंगे सर 2 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना सर? 2 टाइम्स ऑफ जेड। जी सर। तो 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड आया। मैं कहा ठीक है। अब सर z की जगह x लिख सकते हैं। जी सर। अब बेटा लेट आप एक काम करो, x की वैल्यू 1 मान लो। आप सिंपली क्या करो, x की वैल्यू 1 मान लो, तो आपके z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आपने x की वैल्यू 1 मानी, तो आपके z की वैल्यू भी क्या आ गई? 1 आ गई। जैसे ही आपके x और z की वैल्यू आ गई, जी सर, z1 आ गया, तो मेरे सामने w क्या हो जाएगा? 1/2। w क्या हो जाएगा? 1/2। और सर जैसे ही मेरा w आ जाएगा, तो मेरा w क्या आ जाएगा सर? 1/2। वैसे ही मेरा y भी आ जाएगा 1/2। अब ऑप्शंस में देखिए सर, ऐसा तो ऑप्शंस में कुछ नहीं दिख रहा, तो बेटा सिंपली आप कोई भी एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स से मैंने यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, 1/2, तो आप ऐसे लिखिए, पहले आप ऐसे लिखिए x y w और z। बेटा x की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू 1/2, w की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू 1। ये बेटा 1 है, हाफ हाफ और 1। अब सबको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये भी 2। तो 2 1 2 2, तो कैसे पूछा गया? w सबसे पहले पूछा गया, w आएगा आपका 1, w की वैल्यू 1। ठीक है सर। y की वैल्यू, w की वैल्यू हो गया, फिर x की वैल्यू पूछी गई है, बेटा x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। जी सर। y की वैल्यू 1 आनी चाहिए और z की वैल्यू 2 आनी चाहिए। बेटा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया? आया तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। नहीं आया थोड़ा ध्यान से देखना, आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? बेटा फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम बताते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में क्या हो बेटा, साइज का चेंज आए, कलर का चेंज आए, तो वो चेंज जो होता है वो फिजिकल चेंज होता है। लेकिन बेटा साइज का आया तो फिजिकल है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे सामने क्या हो कि कलर चेंज हो जाए या कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ठीक है, स्टेट चेंज हो जाए, तो इससे थोड़े चेंजेस थोड़े अलग से होते हैं। भाई ध्यान से देखो, केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलनी चाहिए ओवरऑल। पानी को बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव द वाटर वेपर, हमने पानी को उबाला जिससे कि वो क्या देते, वाटर वेपर देते। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? ध्यान से देखो, फिजिकल चेंज ये तो दिख रहा है सर, यहाँ पे पानी को उबाला गया है टू गिव वाटर वेपर, यानी H2O लिक्विड से क्या देना है सर? H2O गैस देने की बात कर रहे हैं हीट करके। मैंने कहा ठीक है सर। स्टेट चेंज हुई है? मैंने कहा हाँ, तो ये फिजिकल चेंज है। जी सर, ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ द आइस टू गिव द वाटर, अब आइस को मेल्ट करा गया है क्या देने के लिए सर? आइस को, आइस जैसा पानी देने के लिए। जी सर। ठीक है सर। डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर या कंबशन ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सर आपने नमक को पानी में मिलाया, कुछ नया बना? नहीं सर, सुखा दो, पानी अलग नमक अलग, वो भी मिल जाएगा। लेकिन जब आपने CNG, ये एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बेटा एक हाइड्रोकार्बन होता है, CXHY, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन है, आपने जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो आपको मिला बेटा CO2 और आपको मिलेगा बेटा पानी, CO2 और पानी। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि ये एक केमिकल चेंज है, ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है। ये तीनों फिजिकल चेंज है, लेकिन ये एक केमिकल चेंज है और फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज गेटिंग चेंज्ड। जी सर। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस द सिक लाइम, ठीक है सर। दिस रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज, बेटा यहाँ पे दो चीजें मिल करके एक प्रोडक्ट बनानी है। पहली बात तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है सर। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है सर। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होगी। जी सर, एक्सोथर्मिक यानी A और B दोनों बातें बहुत सही हैं, क्योंकि हमें पता है घर में जब पेंटिंग होती है सर, ये रिएक्शन फॉलो होती है, बहुत हीट निकलती है। तो सर हमारा आंसर होना चाहिए A और B दोनों रिएक्शंस करेक्ट, तो यही हमारा आंसर चला जाता है, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता रहा हूँ। इनडायरेक्टली वरना डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, पढ़ लेना भाई ने ध्यान से। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द फेरस सल्फेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्राउन कलर ऑफ द टू गैस। भाई देखो FeSO4 फेरस सल्फेट FeSO4 की जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे ये हमें देगा भाई Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बेटा ध्यान से देखो, जब आप हीटिंग करोगे तो ये आपके ब्राउन कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा, प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट,
यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आयरन का +2 और यहाँ पे आयरन बेटा +3 में चला जाता है। याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो बेटा जब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? डीकम्पोजिशन, ये कंपाउंड टूट रहा है, तो हम बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन दोनों ही इसके अंदर फेवरेबल हुआ करता है। जी सर, आगे बढ़ते हैं। A student writes the balanced chemical equation. एक स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, Pb plus CuCl2 gives you PbCl2 plus Cu. Which options gives the number of atoms on the LHS and RHS in the both side equals? ठीक है सर, अगर LHS और RHS का नंबर बराबर होना चाहिए सर, यहाँ पे 1 Pb है तो यहाँ भी 1 Pb होना चाहिए। ध्यान से देखिए सर, मेरे हिसाब से तो Pb दोनों तरफ एक एक होना चाहिए, दोनों तरफ Pb एक एक है, एक एक है सर। Cu दोनों तरफ एक एक होना चाहिए, Cu एक एक दोनों तरफ है सर। इसके बाद बोला गया Cl2, यानी 2 क्लोरीन इस तरफ तो 2 क्लोरीन इस तरफ भी होना चाहिए, 2 क्लोरीन इस तरफ तो 2 क्लोरीन उस तरफ भी होने चाहिए। जी सर, Cl2 की मात्रा इधर आधी है, इधर आधी, नहीं 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 नहीं, मेरे हिसाब से बेटा देखो यहाँ पे 1 1 2 ये बिल्कुल सही चीज़ दी गई है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। In the reaction between the iron oxide and the hydrogen is given below. Iron oxide और हाइड्रोजन की रिएक्शन बेटा दे रखी है। Which option shows the compound undergoing the oxidation and reduction? बताना है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो सर। Fe3O4 प्लस H2 हमें दे रहा है क्या? 3 टाइम्स ऑफ Fe प्लस H2। जी सर, सर Fe3O4 प्लस H2 Fe प्लस H2 दे रहा है। जी सर, सर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ से यहाँ में जब कंपाउंड गया सर, देखो ऑक्सीजन हट गई है, यानी सर Fe3O4 इज रिड्यूस्ड। क्या हुआ है सर? ये रिड्यूस्ड हुआ है सर। H2 जब इधर गया H2O में सर, तो H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। बेटा ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस ये सब आप कहाँ से बताते हो? ये आप रिएक्टेंट की साइड से बताते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज? ऑक्सीडेशन किसका हुआ है सर? ऑक्सीडेशन हुआ है सर H2 का, ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है, और Fe3O4 रिड्यूस हुआ है। तो ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल 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 सही होनी चाहिए। क्या सब बच्चों को क्लियर है? जी सर, बिल्कुल 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 क्लियर है। आ जाओ। When the hydrogen sulfide gas is passed through the blue solution of copper sulfate, the black precipitate of the copper sulfate is obtained. The sulfuric acid formed and that remains in the solution. The reaction is the example of displacement reaction। साफ मुझे देखने को दिख रही है। क्यों सर? इसने बताया when the H2S hydrogen sulfide gas is passed through the blue solution of copper sulfate CuSO4, a black precipitate of copper sulfate, a black of copper sulfide, अच्छा, is obtained, यानी Cu2S is obtained and sulfuric acid is formed। ओह बेटा, ये होता है नजरों का धोखा। क्या होता है ये? नजर का धोखा। कैसे सर? ध्यान से देखो, मैंने इस रिएक्शन को देखते ही बोला बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर ये मेरा सवाल बिल्कुल गलत हुआ। क्यों सर? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है बेटा, ये आपका एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे कटायन एनायन और इसके कटायन एनायन एक्सचेंज होकर इसके कटायन एनायन और इसके कटायन एनायन दे रहे हैं। जी सर, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। A student notices that the bread kept out has a green colored coating over it after a few days when what explains the reason for the student observation। ठीक है सर, अब एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा है सर एक ग्रीन कलर की कोटिंग जमा हो गई, मतलब कई समय तक आपने देखा होगा जब खाना बाहर रखा रहता है तो उसके ऊपर कुछ अलग से कंपाउंड, अलग सा एक कलर फॉर्म हो जाता है ग्रीन कलर। ऐसा क्यों हुआ सर? बेसिकली बेटा ये इसलिए हुआ, द ऑयल इन द ब्रेड रिड्यूसेस टू कॉज द चेंज इन द कलर ऑफ द ब्रेड। भाई क्या रिड्यूस हुआ है? नहीं सर, द ब्रेड कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फियर, द मॉइस्चर एंड कोरूट्स द ऑयल इन द ब्रेड ऑक्सीडाइजेस टू कॉज द रेंसिडिटी। बेटा दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट्स ऑफ oxidation of oil and fat। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा सब्सटेंस, जिसे हम फ्रूट्स के मामले में तो रेंसिडिटी बोलेंगे साफ। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एक
असर्शन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोजिट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है भाई, वेजिटेबल मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ करती है। ठीक है सर, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भाई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व हो, सही बात है, इस रिएक्शन के अंदर हीट इन्वॉल्व होती है इसलिए एक्सोथर्मिक होती है। तो मेरे हिसाब से बेटा ए और बी मतलब असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, और ये करेक्टली इस चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। भाई when the HCl is added to the zinc granule and the chemical reactions occurs, evolution of a gas and change in color indicates that the chemical reaction is taking place। जी सर बिल्कुल सही बात है भाई। भाई HCl को जब जिंक ग्रेन्यूल में मिलाया जाएगा, ध्यान से देखो मैंने आपको बताया था HCl और जिंक ग्रेन्यूल की जब रिएक्शन होगी तो फॉर्म होगा सर ZnCl2 प्लस HCl प्लस H2 गैस इवॉल्व होगी। जी सर, सर यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ये इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स थे जिंक के, और सर ये यहाँ पे एक्वस फॉर्म में इधर चला गया है। सर यानी क्या हुआ होगा, यहाँ पे फिजिकल स्टेट का चेंज हो रहा है और एक गैस इवोल्यूशन हो रहा है बेटा। यहाँ पे कोई कलर चेंज ऐसा खास हमें देखने को ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे सर ये वाली बात सही है कि गैस का इवोल्यूशन और ये बात इंडिकेट कर रही है, पर ये इस केमिकल रिएक्शन के लिए बात सत्य नहीं है। तो हम बोलेंगे सर both A and R true and not is no correct explanation, assertion is true and the reason is false। बेटा according to me यहाँ पे हमारे एडिटर साहब ने थोड़ी सी गलती करी है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा। एक सेकेंड। बेटा आप सभी को पता है कि हमारे जो एडिटर साहब हैं वो कभी कभी नशा कर लेते हैं सूखा, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप सभी उन्हें क्षमा करिएगा। चलिए कोई बात नहीं सर, हम क्षमा कर देंगे, हम अच्छे बच्चे हैं। जी सर, तो भाई आगे बढ़े। जी सर आइए, इसी बात पे आगे बढ़ते हुए आता है बेटा केमिकल रिएक्शंस के अंदर 2Na + Cl2 gives you 2NaCl इज एग्जाम्पल ऑफ। सर दो हमारे सामने कटायंस मिलेंगे और मिल करके कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो मिलकर के एक हो गए और जन्मों जन्मांतर के लिए एक हो गए। जी सर, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन मानी सर दो चीज़ें मिलकर के एक बना रही हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन यानी एक उसको तोड़ रहा होगा, यानी सर ये डिस्प्लेसमेंट सर यहाँ पे हो रहा है, साफ दिख रहा है सर, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। हाँ भाई, तो बच्चों ये तो बात हो गई, मैंने आपको बता दिए सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थ्योरीज, किस तरीके से आपको एक कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं और कैसे उसकी स्मॉल छोटी छोटी डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम में यूज करनी है। पर भाई बात ये आती है सर क्या इस थ्योरी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने जैसे कहा था बेटा ये थ्योरी आपको किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए सफिशिएंट है, जितना मैंने करा दिया। पर बेटा एक बात है कि वो थ्योरी आप अप्लाई कैसे कर पाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि बोर्ड में वो किस तरीके से पूछ ले। भाई एक ही सवाल को पूछने के बहुत तरीके हो सकते हैं, मान लो उसने आपको लैंग्वेज में फंसा दिया तो अब आप क्या करोगे। तो इसका सॉल्यूशन सचिन भाई आपके लिए लेके आ चुके हैं। देखिए आइए, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करूं, सब बच्चों का सवाल होगा सर थ्योरी पढ़ ली, आप क्वेश्चन कहां से करने हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा, आ जाइए सर। तो आपके बाद में बेटा क्या करना है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, 2-3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, मैप वर्क जो भी आपके बेसिकली पूछे जा सकते हैं। मैप वर्क सर इसमें तो नहीं है, मैप वर्क कहाँ आएगा सर, बेटा मैप वर्क एसएसटी का है, सेम परफॉर्म आप जानते हैं। ये तो हम आपको ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस बता रहा हूँ ना, मैं आपको एसएसटी का हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, कैसे करना है, तो वो चीज़ है सर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। मैप वर्क छोड़ के सर 9 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं सर एग्जाम्स की फॉर्म में। हम ये कैसे कहाँ देख सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा। और भाई सबसे जरूरी चीज़, आपको ज़रूरत है ऐसे एमसीक्यूज की जिनको आप ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करो। आपको चाहिए होगा एक ऐसा मेंटर एमसीक्यू करते वक्त, क्योंकि भाई हम तो एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू करते वक्त आप सभी उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन दिमाग से लगाते हो, पर कई बार बेटा हम एमसीक्यू बिना राइट ऑप्शन पता करे भी कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होना है तब भी हम उस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये मैंने अपनी वीडियोस में बहुत आराम से एक्सप्लेन करा है, किसके अंदर अभी आपको सब पता चलने वाला है, बस 2 मिनट का वेट करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करें। क्या आपको पता है अगर आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आप उससे नंबर ले सकते हैं। कैसे सर, बेटा जब भी आपको कुछ गिवन होता है आपको उन सब चीज़ों को मेंशन करना होता है, कुछ पूछा गया है उसके बारे में कुछ चीज़ें लिख दोगे तो भी बोर्ड्स में आधा नंबर तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, तो आप लोग इसकी बेटा कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स का क्वेश्चन बैंक, साइंस का क्वेश्चन बैंक, सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक और हमारा 3 in 1 क्वेश्चन बैंक, 3 in 1 फॉर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हमारे पास टोटल अवेलेबल है। आप कैल्विन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कैल्विन का क्वेश्चन बैंक क्यों लें? क्यों? बहुत सारी मार्केट्स में बुक हैं, हम उनको ले सकते हैं। भाई सिंपल सा लॉजिक ये बताऊं कि मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल है 1500 2000, सब महंगी महंगी बुक्स हैं। आप उनको लोगे, आपको पता है 1 साल बाद उसका कोई यूज़ नहीं आना। डिजिटल फॉर्मेट में, क्योंकि इस वक्त सभी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है कि सबके पास फ़ोन अवेलेबल है, तो कैल्विन आपको दे रहा है सबसे सस्ता क्वेश्चन बैंक। सस्ता नहीं, सबसे कम रेट पर, क्योंकि सस्ता बोलने से कोई भी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। सस्ता नहीं है भाई, क्योंकि ये मांगता है आपसे आपका डेडिकेशन। क्या आप फोन में बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? तो आप इस चीज़ को बेटा ग्रैब कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने आपको फीचर्स बताए कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी क्वेश्चन में इस प्रैक्टिस के बाद भी फंस जाते हो, हालांकि आप फंसोगे नहीं, थोड़ी मैंने आपको करा दी, पर अगर आप फंस जाते हो तो कैल्विन आपको दे रहा है इसी का वीडियो सॉल्यूशन, और आप उस वीडियो सॉल्यूशन को देख करके आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए और जिंदगी जिए।